हमारे अतीत भाग एक कक्षा 6 की इतिहास की पाठ्यपुस्तक के पाठ 8 खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। इस पाठ में हम देखेंगे कि किस प्रकार से गांव की अर्थव्यवस्था में उत्तरोत्तर सुधार हुए। लोहे के औजारों से खेती और सिंचाई के साधनों के उपयोग से कृषि का उत्पादन किस प्रकार से बढ़ा। गांवों में रहने वाले लोग, चाहे वो कृषक वर्ग से हो या कर्मकार वर्ग से, और इनके समानांतर नगरों की स्थिति के बारे में भी हम इस पाठ में देखेंगे और सिक्कों के बारे में भी इस पाठ में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। कक्षा 6 के स्तर पर जितना जो कुछ इस पाठ में होना चाहिए उसकी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। विभिन्न प्रकार के शिल्प और शिल्पकारों की जानकारी भी इस पाठ में दी गई है, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो आइए लिए चलते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर। पाठ 8 खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। लोहे का प्रयोग। उपमहाद्वीप में 3000 साल पूर्व लोहे का प्रयोग प्रारंभ हो गया था। महापाषाण काल कब्रों में लोहे के औजार व हथियार मिले थे, जिसके बारे में हमने पीछे पढ़ा है। इसके अलावा लगभग 2500 वर्ष पूर्व कुल्हाड़ियाँ और लोहे के फाल काम में आने लगे थे। इन सब से कृषि उत्पादन बढ़ा, क्योंकि नए औजारों का प्रयोग होने लगा था। अब लोग कृषि करने के लिए रोपाई की विधि काम में लेने लगे थे। सिंचाई के लिए नहर, कुएं, जलाशय और तालाबों का निर्माण होने लगा था और अब लोग अधिक परिश्रम करने लगे थे। उस समय गाँव में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे, जो कृषक, दास या कर्मकार और शिल्पकार की श्रेणी के लोग थे। तमिल क्षेत्र में इनको वेलल्ला, उणवार, कडेशियार और अधिमई कहते थे। वेलल्ला बड़े भूस्वामी होते थे, उणवार साधारण हलवाई है और कडेशियार भूमिहीन मजदूर होते थे और अधिमई दास वर्ग के लोग होते थे। इन सब का उल्लेख संगम साहित्य में हुआ है। जबकि उत्तरी क्षेत्र में ग्राम भोजक, जो कि गांव का प्रधान व्यक्ति होता था और सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। ग्राम भोजक का पद आनुवांशिक होता था। ये राजा के लिए कर वसूली का कार्य भी करते थे। इसके अलावा संबंधित गांव में न्यायाधीश व पुलिस का काम भी इन्हें करना होता था। इसके बाद अगली श्रेणी आती थी गृहपति की, जो कि एक स्वतंत्र और छोटे किसान होते थे। उसके बाद दास या कर्मकार, ये भूमिहीन मजदूर वर्ग के लोग होते थे और शिल्पकार भी गांव में निवास करते थे, जो कि लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर आदि होते थे। संगम साहित्य। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। ये अब से लगभग 2300 साल पहले की रचनाएं हैं। संगम से तात्पर्य मदुरै के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलित किया गया था, इसलिए इन्हें संगम साहित्य कहा जाता है। जातकों का संकलन बौद्ध भिक्षुओं ने किया था, यानी जातक बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इनमें आम लोगों में प्रचलित कहानियों का संकलन किया गया था। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। भरूच का यूनानी नाम बैरिगाजा था। बैरिगाजा में शराब, तांबा, टिन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े और सोने चांदी के सिक्कों का आयात होता था।
और हिमालयी जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, कार्नेलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र का निर्यात किया जाता था। आहत सिक्के ये ठप्पे से निर्मित किए जाते थे, जिन पर कुछ चिन्ह होते थे। इस पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिला है। ये आयताकार, गोल या वर्गाकार होते थे, जो या तो किसी धातु की चद्दर को काटकर या चपटी गोलिकाओं से बनाए जाते थे। ये ईसा की प्रारंभिक की कुछ सदियों तक प्रचलित रहे और लगभग 500 वर्ष तक ये चलते रहे। चांदी या तांबे के सिक्कों पर आकृतियाँ आहत कर बनाई जाती थी, इसलिए इन्हें आहत सिक्के कहा जाता है। उस समय के नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र होते थे। एक नगर है मथुरा, जो 2500 वर्ष तक एक महत्वपूर्ण नगर के रूप में रहा। ये मूर्तियाँ बनाने का केंद्र था, कुषाणों की दूसरी राजधानी भी रहा और कृष्ण भक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र था। उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में उत्तरी काले चमकीले पात्र, जिन्हें NBPW नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, उत्तरी भाग में मिले हैं, जो कि पतले और सुंदर बर्तन होते थे। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै कपड़ों के उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्र रहे थे। नगरों में व्यापार व शिल्प को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न प्रकार की श्रेणियां निर्मित की जाती थी। श्रेणी से तात्पर्य शिल्पकार तथा व्यापारियों के संघ से है। शिल्पकार श्रेणी के कार्य थे विभिन्न प्रकार के शिल्पियों को प्रशिक्षण देना, उन्हें कच्चा माल उपलब्ध करवाना और तैयार माल का वितरण करना। व्यापारिक श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी। इसके अलावा श्रेणियां बैंकिंग का कार्य भी करती थी। विभिन्न व्यापारियों व शिल्पकारों का धन जमा करना, उनके धन पर और लाभकारी कार्यों में इस धन का निवेश भी श्रेणियां करती थी। इसके अलावा लाभ का कुछ हिस्सा धर्मार्थ कार्यों के लिए भी दान किया जाता था। अरिकामेडु, जो कि पुद्दुचेरी में है, ये 2200 से 1900 साल पहले का एक पतन या बंदरगाह था। यहाँ पर भूमध्य सागरीय क्षेत्र का एक पात्र होता है एम्फोरा, उसके जैसे बर्तन या पात्र मिले हैं। इन पात्रों में तेल या शराब जैसे तरल पदार्थ रखे जाते थे। इन पर हत्थे लगे हुए हैं। एरेटाइन, जो कि इटली का एक शहर है, उसके नाम पर कुछ बर्तन के नाम है, जो कि जिन पर मुहरें लगी रहती थी और कुछ लिखा हुआ होता था। ऐसे ही कुछ बर्तन यानी एरेटाइन टाइप के कुछ बर्तन अरिकामेडु से भी मिले हैं, जो कि लाल चमकदार बर्तन हैं। इन पर मुहरें लगी हुई है। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिज़ाइन तो रोम का था, किंतु यहीं बनाए जाते थे। इन बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख लिखे गए हैं, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। रोम के बारे में हम ऊपर देख रहे थे, तो इसके बारे में भी इस पार्ट में अलग से जानकारी दी गई है। तो रोम यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक था। ये उस समय के बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। रोम का एक शासक हुआ था ऑगस्टस, जो कि अब से लगभग 2000 साल पहले हुआ था। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था, जिसे मैंने संगमरमर का बनाया। उसने और तत्कालीन शासकों ने वहाँ पर रंगमंडल यानी एम्फी थिएटर बनाए गए। इसके अलावा एक्वाडक्ट यानी जलवाही सेतु बनाए। इनकी सहायता से
उस समय के सार्वजनिक स्नानघर, शौचालय इत्यादि में जल की व्यवस्था की जाती थी। रंगमंडल में ये एक तरह के उस समय के बड़े थिएटर होते थे जहाँ बैठक की व्यवस्था की जाती थी और नाटक वगैरह होते थे। इसके अलावा बड़े बड़े सार्वजनिक स्नानागार भी उस समय के रोम के शासकों ने निर्मित करवाए थे। इस पाठ में दो महत्वपूर्ण बिंदु और हैं। वलयकूप, ये उस समय के शहरों में गुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त किए जाते थे, जो कि लोगों के घरों में होते थे। और एक है सांची की मूर्ति कला का एक नमूना जो आपके सामने है, और ये आहत सिखों के कुछ चित्र हैं, और ये तमिल ब्राह्मी अभिलेख जो कि मिट्टी के बर्तनों पर अभिलेखित किए गए थे। धन्यवाद।